अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा शो डिबेट विद फखर यूसुफजई मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे, मुख्तलिफ इश्यूज हैं। नॉर्मली हमारे चैनल्स के ऊपर आप लोग देख रहे होते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उस हवाले से तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से, चाइना के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से अगर बात नहीं होती तो फिर यकीनन आपको मजा नहीं आता, क्योंकि एक दूसरे के साथ मुल्क जुड़े हुए हैं, मसाइल जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इस वजह से हम इन इश्यूज को डिस्कस करते हैं। आज भी हम ये सारे इश्यूज जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। रात को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जनरल असेंबली में स्पीच की और आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी अपनी स्पीच करेंगे। सालाना इजलास हो रहा है अमेरिका न्यूयॉर्क में, तो उस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बेहतरी हो सकती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं कहनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें प्रायोरिटीज मतलब प्रायोरिटीज लिस्ट में रखना चाहिए और उसके ऊपर आना चाहिए। तो उस चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारे बड़े अच्छे दोस्त, इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं सुमित कुमार जी, जो जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ साथ सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, वो है लॉयर भी। सुमित जी, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, आपके अलावा हमें आज ज्वाइन किया पहली दफा हमारी बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट है यहाँ पे, काफी पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन उससे ज्यादा मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में लोग उनको जानते हैं। तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी। आपको भी वेलकम करते हैं आरजू जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है आरजू जी एंड सुमित कुमार, हम शो शुरू करते हैं और बात करेंगे। मेरे ख्याल से सुमित, आप तो हमारे गेस्ट हैं। वैसे मैं लेडीज फर्स्ट करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप हमारे मतलब दूसरे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से हैं तो आप मेहमान हैं, तो इस वजह से मैं स्टार्ट आपसे ले रहा हूँ। रात को इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पीच की थी, उसमें मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात की। उन्होंने कश्मीर इशू को भी एक दफा फिर भी रात लास्ट टाइम भी जब उन्होंने स्पीच की थी, मोदी जी भी वहां पे मौजूद थे और इमरान खान साहब भी, लेकिन इस दफा कोविड की वजह से कोई भी जो सरबराहान मुमलिकत हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो वहां पे नहीं थे। सब ने अपने मतलब कंट्रीज से जो खिताब किया वीडियो लिंक के जरिए, और उन्होंने अपना जो मैसेज था या जो भी अपनी पॉलिसी थी मुल्क की उसके हवाले से बात की। उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के हवाले से बात की, कुछ अपने रिजर्वेशंस का भी जिसे कहते हैं इजहार किया। सुनिए, एक तो ये था, उन्होंने कहा था कि दोनों ममालिक जो है न्यूक्लियर पावर हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराने की कोशिश की कि भाई अगर खुदा न खास्ता दोनों कंट्रीज के बीच में कश्मीर का एक इशू है, वैसे भी हमारा एलओसी के ऊपर और दूसरे मामला पिछले 2 सालों से ज्यादा खराब हुए, तो अगर ये चीज आगे की तरफ जाती है तो ये पॉसिबल है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, और उससे ये फिर पूरा खिता जिसमें तकरीबन मोर देन 2.5 और 3 बिलियन लोग यहाँ पर इस रीजन के अंदर रहते हैं, जिसमें चाइना को अगर हम शामिल करते हैं तो ये सब के सब जो है मतलब उनको नुकसान होगा। एक तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि हर दफा मतलब यकीन करें बचपन से लेके, वही मजाकन हम कहते हैं कि 55 तक हम यही सुनते आ रहे, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर या आपका प्राइम मिनिस्टर जाता है तो इस तरीके से बातें हो रही होती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स हम क्यों नहीं उठाते आपस में बैठने के और अपने मसाइल सॉल्व आउट करने के? जी देखिए, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए हैं, दोनों के बीच में एक तल्खी जरूर है, लेकिन आपसी रिश्ते और भरोसा जरूर कायम है। और दोनों तरफ ऐसे लोग रहते हैं जो एक दूसरे से मिलने को बेताब रहते हैं, और जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। और ये जो बात पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकली दोनों देशों की गवर्नमेंट समय समय पर कोशिश करती रही है कि दोनों देशों को आपस में मिलाया जाए। खास तौर पे प्रधानमंत्री जो हमारे स्वर्गीय हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये शुरुआत की थी। मुशर्रफ जी को हमने आगरा बुलाया था, उसके बाद हमने बस चलाई, ट्रेन चलाई, साथ ही काफी फ्लाइट को बहाल किया गया था, लेकिन किसी ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वो आगे बढ़ नहीं पाई। हालांकि बसेस अभी भी बेरोक टोक शुरू हो गई हैं, और ट्रेन और वो तमाम चीजें कोविड की वजह से थोड़ा सा स्टॉप है, लेकिन अभी हमारा वो सिलसिला चालू है। साथ ही साथ इसी मुद्दे को आगे बढ़कर मोदी जी ने बढ़ाने की कोशिश की थी दोनों देशों में, और
नवाज शरीफ साहब के वो घर भी गए थे और उनके साथ मुझे लगता है एक टाइम पर काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उनके साथ में बड़े डायलॉग्स हुए थे जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों की सरकारें कदम कदम पर ऐसा पीछे ये सब चीजें करती रही हैं कि दोनों का आपस में मेलजोल बढ़े और आपस में प्यार बढ़े। लेकिन जो खास तौर पे अभी फिलहाल जो आपकी गवर्नमेंट है वो मुझे नहीं लगता उसने पीछे के दिनों में जब से वो स्टेबल हुई है तो कभी भी कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस दिया हो या फिर ऐसा कोई हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो। हालांकि इमरान खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे तो वो उनकी सिद्धू से दोस्ती जग जाहिर है, वो बड़ा बिल्कुल। गले मिल के और अभी भी सब चीजें, और इंडिया में काफी सारे उनके जानकार भी हैं। लेकिन जब से वो पीएम बने हैं उन्होंने सब दोस्ती नाते सब भुला दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और पता नहीं वो उनको किसने ओवर पावर कर लिया है कि वो, मुझे नहीं लगता जैसे इमरान खान पहले थे वो अब रहे हैं, उनको किसी ना किसी ने ओवर पावर किया और ओवर पावर करने के पीछे काफी सारी एजेंसीज भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें ठीक नहीं है, बार बार लड़ाई की धमकी देना और सीधे सीधे न्यूक्लियर पावर पे उतरा। न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम से पहले और भी बहुत सारी चीजें होती है, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सीधे सीधे न्यूक्लियर के बारे में बात करना किसी भी कंट्री को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी ऐसी कंट्री हो। एग्जैक्टली। धमकियां देनी ठीक नहीं है, आपस में अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको सॉल्व आउट किया जाए। चाइना को जिस तरीके से हम लोगों ने अभी टैकल किया है उससे कहीं ना कहीं वो चाइना भी थोड़ा सा स्टेबल हो गया, उसे लगा कि भाई जो धमकियां हम पहले देते थे वो इंडिया उनकी झांसे में आया था, अब मामला उल्टा आ रहा है। धीरे धीरे चाइना को पीछे हटना पड़ रहा है। जो जमीन उन्होंने एलएसी पे अपनी दबा ली थी और हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा था, अब कहीं ना कहीं उसे पीछे हटना पड़ रहा है। यही हाल पाकिस्तान का भी है कि जो कश्मीर मुद्दे को लेके बार बार ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाया जाता है तो वो चीजें ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं उनका रहन सहन और देखिए वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। अगर वो लोग सेटिस्फाई हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक एक शांत जो एरिया है उसके अंदर किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस फैलाने की जरूरत है। पहले काफी बड़ा टेररिज्म का एक एक नेटवर्क चलता था जो अब धीरे धीरे करके पिछले कई साल की हमारी गवर्नमेंट की मेहनत है और वहाँ के खासतौर पे जो हमारी आर्मी ने काफी उनके साथ मिलके वहाँ के लोगों को, कश्मीरियों को आर्मी में शामिल किया, पुलिस में शामिल किया। उसके बाद धीरे धीरे करके अब स्थिति मैं कहूंगा कि 80% कंट्रोल में है, 20% जो है वो भी धीरे धीरे हम लोग अपने कंट्रोल में कर लेंगे। और जब से यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ है कश्मीर, तो धीरे धीरे शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई थी लेकिन अभी लोग वहां से खुश नजर आ रहे हैं। और आने वाले कुछ समय में एक बार गवर्नमेंट भी कह रही है कि एक सर्वे कराएंगे, वहां के पब्लिक का हालचाल पूछेंगे और उसके अलावा जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी, ताकि उनके मन में किसी भी तरीके का ये ना रहे कि हम इंडिया से अलग हैं। ठीक। बिल्कुल सही है सुमित। एक आपने बात की कि मतलब रिस्पांस, इमरान खान साहब तो कहते हैं मैंने इतनी मिस्ड कॉलें मारी है मोदी जी को लेकिन वो मेरी कॉल नहीं पिक करते। तो ये बात तो आप लोगों की बिल्कुल गलत है कि आप फोन उठाते नहीं है यार और मतलब कहते हो कि यार उसने कोई रिस्पांस नहीं किया, बेचारा क्या करे, कॉल ही कर सकता है ना। बॉर्डर बॉर्डर तो क्रॉस करके, बॉर्डर तो तब मतलब क्रॉस करके आएंगे जब कोई मतलब बाकायदा आना जाना होगा या कोई मतलब दौरा होगा। हमारे मोदी जी आए थे नवाज शरीफ साहब के बर्थडे में भी, पीछे मोदी जी का बर्थडे गया था तो इमरान खान को आ जाना चाहिए था, सीधे बिना बुलाए एक बार सरप्राइज गिफ्ट दे देना चाहिए था। बताते हैं, पूछते हैं उनसे। खैर अगर ऐसा कोई सीन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी। और ये हालात हो सकते हैं कि ये जो इतनी मतलब इस तरह की टेंशन है तो हो सकता है ये काफी हद तक मतलब ये कूल डाउन भी हो जाए। इस तरह के दौरों से होता है। जनरल जिया तक यार मतलब आ चुके हैं और हिंदुस्तान एक मतलब जनरल थे, डिक्टेटर थे, लेकिन वो मिलते थे राजीव गांधी साहब से, उनकी मुलाकात और ये होती थी। तो बड़ी अच्छी बात है, पड़ोसी मुल्क के और एक ही किस्म के, एक ही तरह का कल्चर और एक ही तरह का उठना बैठना। आरजू आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि आपके मतलब मोस्ट फेवरेट पर्सन इन पाकिस्तान दैट इज इमरान खान नियाजी साहब, आपके बड़े पसंदीदा, अक्सर आपके वीडियोस में मतलब मैं सुनता रहता हूँ, आपके ट्विटर पे भी देखता रहता हूँ कि आप बड़ी मतलब बातें करती, उनकी बड़ी तारीफें करती हैं। तो उस हवाले से एक तो मतलब उन्होंने जो रात को तकरीर की, यकीनन आपने उनकी जो मेन मेन पॉइंट्स है 2 4 6 या 7 थे, उसको आपने मतलब सुना होगा। तो कैसे मतलब देख रही है उनकी जो स्पीच, क्योंकि हमारे यहाँ फिलहाल पाकिस्तान मुझे ऐसे लग रहा है ना जो सिर्फ तकरीरों से चल रहा है।
बिल्कुल ठीक। फखर, आप सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब की तकरीरों से चल रहा है, और बगैर सोचे समझे वो हर बार जो है न्यूक्लियर वॉर का जिक्र कर देते हैं, और ऐसा लगता है बहुत बेचैन है वो कि किसी तरह से कोई न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए, जो कि एक बहुत गलत बात है। और उनको मालूम होना चाहिए कि अगर वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो दूसरी तरफ से भी भारत हो या कोई भी कंट्री हो, उनके वो भी खाली नहीं बैठे हुए। तो हमारे से कहीं ज्यादा ताकत उनके पास है, चाहे वो आप तादाद लोगों की कह लें, चाहे आप बॉम्ब्स की कह लें या किसी भी चीज की। तो उन्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए, और कम से कम एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये बात तो आम लोग, मैं या आप, कर सकते हैं कि जी हम न्यूक्लियर वॉर पे चले जाएंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। हमने तो पहले 4-5 जंगे पहले भी लड़ चुके हैं भारत के साथ, और उसमें हमने कौन से झंडे गाड़ दिए। अब आज तक जो है वो हमें उसके ऊपर शर्मिंदा किया जाता है। कोई जंग हम जीते नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि हम अपने आप को ठीक करें, और ठीक, मैं ये नहीं कह रही कि भारत परफेक्ट है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को ठीक करना होगा, भारत को अपनी गलतियां देखनी होगी, ताकि हम जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए बेहतर देश छोड़ के जाए, उसके लिए बेहतर मुल्क छोड़ के जाए, दुनिया में कम झगड़े हों। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स भारत से आते हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे पास से जाते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब का हो, चाहे शेख रशीद साहब का हो, चाहे मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह का हो, कुछ भी हो, तो वो एक तरह से झगड़े को हवा देने वाली बात है। जबकि आम लोग इस तरह से नहीं चाहते, आम लोग उससे बेहतर सोचते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो मीडिया लगता है कि इंटरेस्टेड है, मीडिया का बस नहीं चलता कि कल अटैक कर दे, आज कर दे पाकिस्तान के ऊपर। तो थोड़ा सा इंडियन मीडिया को भी देखना होगा कि वो अपनी, क्योंकि सुमित मीडिया से भी है, तो एक दफा आप लोग कोई भी न्यूज देने से पहले डबल चेक जरूर किया करें कि पाकिस्तान ने ये कहा भी है या नहीं कहा है, ये बात हुई भी है या नहीं हुई है। आप लोग बस अपनी तरफ से सिर्फ टीआरपी के लिए कोई न्यूज चला देते हैं, और उसके बाद हमें बुला लेते हैं और हम कहते हैं यार कहाँ फंस गए हम लोग। तो वो थोड़ा सा सोचा करें, मतलब ये मैं नहीं कह रही हमारा मीडिया भी बहुत फेंकता है, लेकिन यार आप लोग का मीडिया तो मतलब कमाल ही कर देता है। लेकिन बैक टू इमरान खान साहब, इमरान खान साहब की स्पीचेस, मीडिया के मामले में पाकिस्तान से हम आगे हैं, इसका मतलब बिल्कुल फेंकने में आगे। तो दोबारा इमरान खान साहब हमारे मीडिया वॉर रूम ज्यादा कारगर है। जो कि मीडिया ने वॉर रूम बनाए थे, हमारे जेट्स उड़ते हैं, टैंक आ जाते हैं, बॉम्बिंग हो जाती है। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्म तक पहन के, अगर फखर को याद हो तो समा टीवी या कहीं पे उन्होंने फौजी यूनिफॉर्म तक पहननी शुरू कर दी थी, और लग रहा था बस बॉर्डर पे जाने ही वाले। लेकिन इमरान खान साहब की स्पीचेस जो है उसमें काफी मुझे नॉन सीरियस लगती है, काफी रियलिटी से हटकर बात होती है। और इस तरह की बात करना कि जी हम वॉर में चले जाएंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इकोनॉमी हमारी सभी को मालूम है क्या हालत है आजकल, मेडिसिन की प्राइस भी कहाँ पे गई हुई है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। बाकी घूम फिर के जो एक चीज हमेशा मुझे इरिटेट करती है उनकी, कि वो कहीं ना कहीं से ऐसी बात ले आते हैं जिसमें कि वो ये बात करते हैं कि हमें फंड्स चाहिए, हमें पैसे चाहिए, चाहे वो एनवायरमेंट किसी चीज के लिए। उसके लिए मेरा ख्याल है अलग फोरम होना चाहिए, एक अलग जगह होनी चाहिए जहां वो ये बात करें। अभी वो जो बात कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ उनको ये बात करनी चाहिए थी कि कहाँ से पाकिस्तान अच्छा कर रहा है और कहाँ से बेहतर कर सकता है, क्योंकि अभी एफएटीएफ भी हमारे सर पे खड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा हमारे लिए कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके। ठीक है। अच्छा सुमित, ये तो चीज चल रही है, एफएटीएफ भी चल रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी कुछ हिंदुस्तानी बैंक्स के नाम आए तकरीबन 35 के, उन्होंने भी कुछ इस तरीके से, क्योंकि बैंकिंग का बिजनेस इस किस्म का, ये मेरा ख्याल से इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं कि बैंक पाकिस्तान का, अमेरिकन बैंक्स, पता नहीं ब्रिटिश के, स्विट्जरलैंड के, यूरोपियन बैंक्स, वो भी ये काम करते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पैसा कमाना होता है, ये चीज तो है। लेकिन एक चीज मीडिया के हवाले से, कल भी आपसे जब बात हो रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो मुझे ये हैरानगी होती, आजकल हिंदुस्तान के अंदर सुशांत साहब का जो मर्डर हुआ, तकरीबन मेरे ख्याल 2 या 2 महीने से भी ऊपर हो गए,
उसके ऊपर इतना वावेला है। बिल्कुल मैं कहता हूँ किसी की जान गई है कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई और मसला नहीं है कि मतलब मैं खुद मीडिया से हूं, आप मीडिया से, आरजू मीडिया से, एक जिसे कहते हैं कि आपकी मतलब टाइम शेयरिंग होती है हर इशू के लिए। नो डाउट पहले आप मतलब मेन इशू जो आपके होते हैं आप उस पे आते हैं, आपका जो जब रनडाउन बनता है उसके बाद फिर दूसरे तीसरे और फिर मतलब स्पोर्ट्स और इस तरह शोबिज और इस तरह रिलेटेड इश्यूज पे आते हैं। सुबह होती है, यकीन करें मैं आपके मोस्टली चैनल्स देख रहा होता हूँ, मुझे हैरानगी होती है कि यार सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और एक ही बात है। अभी पहले वो कोई मतलब रिया नाम की लड़की है, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, सुशांत साहब को भी मैं नहीं जानता था, बल्कि हाँ मेरे कुछ दोस्तों ने बताया, और जब मीडिया में देख रहा था तो मुझे पता चला कि वो मतलब फिल्म एक्टर थे। अब दीपिका पादुकोण नो डाउट मैं भी जानता हूँ, वो दुनिया उसको जानती है, फिर वो सैफ अली खान की बेटी सारा और श्रद्धा कपूर है गालिबन। अब उनके ऊपर एक अजीब किस्म का, परसों मैं देख रहा था तो कह रहे कि हम गोवा में खड़े हैं और अभी यहाँ से शायद वो मतलब किसी काम से गई होंगी दीपिका, तो वहां से अभी ये निकलेंगी, इतने मिनट इनको लगेंगे, शायद मुंबई आ रही थी कि पता नहीं कहाँ आ रही थी, इतने हर जगह पे उनके बंदे खड़े हैं। अच्छा ये हम घर के सामने खड़े, ये सामने उनका घर। यार मुझे, मैं कहता हूं हमारे यहाँ भी है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मीडिया ट्रायल नहीं होता, बहुत दफा होता है, लेकिन इस तरह का मीडिया ट्रायल कम से कम मैंने अपनी, जब से मैंने होश संभाला और मैं हमारे मीडिया को टोटल 20 साल हुए हैं कि जब से प्राइवेट चैनल आए, इस तरह का ट्रायल मैंने सुमित नहीं देखा। क्या वजह है कि इस तरीके से चीज, क्या एक एजेंडा, मतलब वो तो एक नजर आ रहा होता है, क्या उसको फॉलो करना होता है, प्रोपेगेंडा करना होता है, या किसी को न्यूज देनी होती है अपने लोगों को, उनको बाखबर रखना? देखिए, जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो हमारे जो इंडिया के टॉप 10 चैनल्स हैं उसमें से टॉप 5 जो चैनल हैं वो टीआरपी के दौड़ में कूदे हुए हैं, और जी उन्हें लग रहा है कि ये दिखाने से टीआरपी ज्यादा बढ़ती है। जी और उसके अलावा जो चीजें हैं दिखाने के लायक, जैसे हमारे देश में आजकल फार्मर्स बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं एक बिल का, मैं इसके ऊपर आने क्योंकि वाला था, क्योंकि बिल मैंने कुछ हाँ, थोड़ा सा पढ़ा है सुमित इसके बारे में। क्योंकि अच्छा वो आपने उसको बात शुरू कर। उसको लेके हो सकता है उस बिल के अंदर सरकार किसानों का भला चाहती हो, लेकिन किसानों को समझा नहीं पा रही है कि उनका भला किस तरीके से होगा। बिल्कुल उसका मुद्दा बाकी मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे नहीं दिखा रहे हैं, जी मोस्टली चैनल उनको दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी फुटेज उनको मिलनी चाहिए उतनी फुटेज उनको नहीं मिल पा रही। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। साथ ही साथ जो एक्टर सुशांत की जो मर्डर मिस्ट्री है, उसके लिए हमारे देश की सबसे टॉप एजेंसी सीबीआई लगी हुई, जिसके ऊपर हमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। हमें पता है कि वो इतनी सक्षम एजेंसी है कि वो उस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। और इसके अलावा जो हमारा बॉलीवुड है, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का एंगल जो जो सामने आ रहा है, वो सबको जानने की जरूरत है कि कितने लोगों को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनके लिए ब्लाइंड फेथ रखते हैं। अगर कोई कोई फिल्म एक्टर बीमार हो जाए तो उसके लिए हम अपना कोई फास्ट रख रहा है, कोई कोई पूजा कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई दुआ पढ़ रहा है, कोई नमाज कर रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लोगों का काला सच सामने आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो ड्रग एडिक्शन चीजें सामने आ रही हैं वो तो मीडिया दिखा रहा है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ देश की जो और जो समस्याएं हैं, खास तौर पे बेरोजगारी है, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हमारे देश अभी झेल रहा है वो है, हमारा जो यूथ है जिस तरीके के मुद्दों के साथ में लड़ रहा है वो है, और बाकी सब चीजें ऐसी हैं जो मीडिया को हाईलाइट करनी चाहिए। वो मीडिया अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, बड़े दुख की बात है। और मैं आपके माध्यम से और सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को खास तौर पे देश की समस्याओं को दिखाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी प्रोपेगेंडा एजेंडा वो लोग कर रहे हैं वो उसको दूर करें, सीबीआई के ऊपर भरोसा रखें, सीबीआई सारा सच सामने लाएगी। सब हमारे देश की मोस्ट रेस्पेक्टफुल एजेंसी है, साथ ही साथ बिना डाउट के काम करने वाली एजेंसी है, जो एक प्रॉपर तरीके से काम करती है और उनका अपना एक काम करने का तरीका है। तो सीबीआई के हवाले छोड़ते, मीडिया ट्रायल ना करें। साथ ही साथ जो ड्रग कनेक्शन आ रहे हैं वो तो अच्छा है, उसको कवर करें, उसको बल्कि ज्यादा बढ़िया तरीके से कवर करें और सबकी पोल खोलें, सबको बताएं।
लेकिन इसके इसके पीछे कोई किसी को डिफेम करना नहीं चाहिए अगर किसी के खिलाफ एविडेंस है। अब ये नहीं कि एक सिर्फ एक नोटिस निकाला और कॉल होगा और आपने उसको डर डायरेक्ट बना दिया, वो चीजें ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। और जो फार्मर्स की है, क्योंकि किसान कहीं का भी देश का अन्नदाता होता है, वो हमारे खाने के लिए फसल उगाता है, तो उसकी समस्या टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और अगर सरकार उनको नहीं समझा पा रही तो मीडिया का ये फर्ज है कि सरकार से बातचीत करके मीडिया और उनको समझाए, किसानों को उनका अच्छा बुरा बिल के बारे में बताए। मीडिया का फर्ज है, जो मीडिया अभी अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है। हालांकि अब धीरे धीरे कई चैनल्स ने इस बात पे, इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में मीडिया इस बात को प्रॉपर तरीके से उठाएगी। साथ ही साथ इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात करें, क्योंकि दोनों देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने देश की महंगाई को, बेरोजगारी को सामने नहीं आने देते, इसलिए वो हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हैं। क्योंकि पता है कि अगर हमारे देश में कुछ होगा तो पाकिस्तान का नाम लगा दो, पाकिस्तान में कुछ हो रहा तो हिंदुस्तान का नाम लगा दो, और दोनों उस पर्दे के पीछे पीछे अपना गेम खेलते रहो। एग्जैक्टली। अच्छा, महंगाई दोनों तरफ बढ़ रही है, महंगाई की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, जनता पे बोझ बढ़ रहा है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। उधर के लिए उधर की बातें दोनों तरफ की मीडिया नहीं करती। उधर दोनों तरफ की मीडिया का काम है स्टूडियो को वॉर रूम में क्रिएट करना और ऐसे खतरनाक हॉरोफाइंग वो बनाना ग्राफिक्स, और वहीं से ही अपना वॉर शुरू कर देना। अच्छा सुमित, एक तो बिल्कुल ये चीज बड़ी जबरदस्त, आपने महंगाई की बात की, तो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ आपसे ज्यादा है इस वक्त हमारे यहाँ जो अभी मतलब 2 दिन पहले की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट आई, तो वो 12% इन्फ्लेशन रेट बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टिल द एंड ऑफ दिस ईयर ये रहेगा। लेकिन जो हम जो फूड इंडेक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ता रहता हूं, तो यकीन करें वो 18, 19 या 20% तक भी पहुंच चुका है और पहुंच जाता है। अभी फिर जो अभी थोड़ी देर पहले आरजू ने भी बात की, मेडिसिन की प्राइसेस 264% बढ़ाई गई। यूटिलिटी स्टोर हमारे यहाँ एक सब्सिडी वाला स्टोर है हुकूमत की तरफ से, उसमें भी चीजें उन्होंने अब ऐलान कर दिया कि महंगी होंगी, मतलब वो मार्केट से भी ऊपर चली जाती है जो नॉर्मल ओपन मार्केट से आप खरीद रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल है कि वो मसाइल है, और पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि मतलब मीडिया, आपका मीडिया हो या मेरे मुल्क का मीडिया हो, वो अवाम के इश्यूज को क्यों नहीं हाईलाइट करता कि जो दूसरी चीजों की तरफ हो जाते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें करना है, फिर आटू की तरफ जाऊंगा। वो ये है कि अभी यहाँ पे मैंने सुना है कि आईएसआई को भी लिंक किया गया। मैं कहता हूं यार, मतलब सारी बातें सही होंगी, मैं मान लेता हूं बिल्कुल सही होंगी, क्या ऐसा ही करता है, एक स्पाई एजेंसी है। रॉ का भी यही काम है। मैंने उस दिन आपके एक टीवी चैनल पे बताया कि यार आपके रॉ का ये काम है, उन्होंने ये काम करना, इसीलिए इतनी बड़ी फंडिंग उनको होती है। एनडीएस है, रॉ है, मोसाद है, सीआईए है, ये सारी एजेंसी इसीलिए तो बनाई जाती है कि उन्होंने अपने तौर पर काम करना है। आईएसआई भी करती होगी, मैं ये नहीं कहता कि आईएसआई कोई मतलब हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं की होगी, या अफगानिस्तान में नहीं की होगी, या किसी और जगह नहीं की। लेकिन ये ड्रग्स वाली कहानी जो है, यकीन करें सुमित, ये मैं सुन के ना, तो मैं तो बिल्कुल ऐसे शॉक हो गया। मैं कि यार भाई, ये ड्रग्स जो है, ये तो ड्रग्स तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां कहां, मतलब इतनी सख्त सजाएं। सऊदी अरेबिया में सर काटा जाता है जो ड्रग डीलर, लेकिन वहां पे भी लोग लेके जाते हैं। उसके ऊपर मतलब आईएसआई को लिंक करना, ये मतलब मुझे समझ नहीं आती कि भाई क्यों करते। हमारे यहाँ भी अगर कोई चीज होती है, कहते अपने मतलब सर से उतारो, रॉ के ऊपर लगा दो। भाई रॉ है भाई पीछे, तो हर चीज को क्यों हम इस तरीके से करें, और हमारा मीडिया इस मतलब इसी का एक अलाकार बन रहा होता है। देखिए, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि जो हमारे बॉर्डर स्टेट है, जैसे पंजाब, गुजरात, राजस्थान का इलाका, इस एरिया से जुड़ा हुआ जो भी है वो पाकिस्तान है। और यहाँ पे जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जब जब भी रेड मारता है, कई बार तो लाइव ऐसा पकड़ा गया है कि बॉर्डर पार से ड्रग्स इधर को आई और इमीडिएटली जो हमारे जो आर्मी है, बीएसएफ है, या नारकोटिक्स है, या लोकल पुलिस है, उन्होंने वो ड्रग्स पकड़ी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ भी जो ड्रग्स का हिस्सा है, मैं कहता हूँ अगर 10% हिस्सा भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं से वो अगर बॉर्डर से कनेक्टेड है, तो बॉर्डर पार पाकिस्तान है, तो अगर वहां से ड्रग्स आ रही है तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे ब्लेम लगाना एक उचित कारण है। अब मैं आईएसआई को सीधे ब्लेम तो नहीं कर सकता, हो सकता है लोकल ड्रग माफिया भी हो जो इंडिया और पाकिस्तान वाले मिलके आपस में एक नेटवर्क चलाते हो, और हवाला का भी नेटवर्क इसमें हो सकता है कि उधर से ड्रग्स आ जाएगी, इधर से हम आपको पैसे भिजवा देंगे, दुबई के रास्ते मिल जाते हैं।
ISI से कनेक्ट करना कितना उचित है ये तो एक प्रॉपर एजेंसी बता पाएगी, लेकिन ये बात सही है कि ड्रग्स की बॉर्डर पार से तस्करी होती है और काफी लंबे समय से होती है, जिसको समय समय पर पकड़ा गया है। और इसके बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल मौजूद हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स इंडिया भेजी गई और अभी भी भेजी जा रही है, और जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसियां ट्रैप करती हैं और पकड़ती हैं, और वो ड्रग्स आगे वाया पंजाब होते हुए पूरे इंडिया के किसी भी जगह पे पहुंच सकती है, हिमाचल है, और काफी ऐसी जगह है जो ड्रग्स का एक सेंटर बन गई है, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान भी है और ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। उनके लिए रिफॉर्म का काम भी हो रहा है। ओके, बिल्कुल सही है। हमारे साथ अफगानिस्तान है और वहां पे पोस्ट की सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं फसल उगती है। सुमित, अगर आपको कभी इत्तेफाक हो जाने का तो मेन सिटीज में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जलालाबाद के सराउंडिंग में जाएंगे, काबल से थोड़ा सा बाहर जाएंगे, आप जो हमारे साथ बाजवड़ के ऊपर उनका बॉर्डर है, नूरिस्तान डिस्ट्रिक्ट है उनका, प्रोविंस है सॉरी, तो वहां पे बेतहाशा इसकी फसल उगाई जाती है। और उनको यकीन करें सुमित, क्या आप शायद ये सुन के हैरानी होगी, आप रिपोर्ट्स इस पे पढ़ सकते हैं कि बाकायदा उनको कहां से आशीर्वाद हासिल है, पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान तो मैं कहता हूँ किसी खाते में नहीं आता उस लिहाज से, इतने बड़े बड़े लोगों ने उनके ऊपर हाथ रखा होता है। मतलब इंटरनेशनली यूएस के इतने बड़े बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब टाइकॉन्स हैं, यूरोप के मतलब मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग, बाकायदा उनके थ्रू वो सारी चीजें वो हो रही होती है। और पाकिस्तान में भी ड्रग्स का इशू आजकल बहुत ज्यादा, स्पेशली यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन आरजू, एक तो एक कल मुजाहरा हुआ था, कल आपसे मेरी बात भी हुई थी इस हवाले से। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, हिंदुस्तानी हाई कमीशन के सामने कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए थे, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से। उन्होंने मुजाहरा किया था और वो मतलब उनका एक डिमांड थी कि जो लोग मारे गए हैं जोधपुर राजस्थान में एक 2 माह पहले, तो उनकी FIR दर्ज की जाए और उनके मतलब इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किसने मारा, वो ये वो जो भी था वो हुआ। वहां पे मतलब मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, यकीनन शायद आपका भी किससे राब्ता हुआ है, कि मतलब इस तरीके से उन्होंने मुजाहरा तो किया, लेकिन मैं रहूंगा, मैं उस पर भी आप अपना मतलब टैग दे दे, अपने कमेंट्स दे दे कि उन लोगों के हवाले से जो 11 मारे। लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ कल कि यहाँ पे अभी कुछ 2 माह पहले ही मंदिर का इशू था, जिसके ऊपर हमने काफी सारे शोज किए थे। उस इशू के ऊपर जब मतलब उनका हक है, एक फंडामेंटल राइट है उन लोगों का जो यहाँ रहने वाले हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसके ऊपर तो ये मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट है ये खड़े हो गए थे और उनको मतलब नहीं बनने देंगे, तो ये इस्लाम के नाम पे बना शहर है, तो फलां शहर है, ये है वो है, और ये हमारा पैसा लगा रहे टैक्स का, फलां फलां, मतलब इस तरह की फजूल की बातें, दकियानूस किस्म की जिसको कहा जाता है, वो बातें की। हालांकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादा कारोबार करती है, वो हम लोगों से ज्यादा टैक्स पे करती है, कारोबारी लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं बजाय इसके कि अगर सैलरी क्लास हो। उसके बावजूद अभी भी मैं उसके मतलब उस इशू के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके हवाले से। लेकिन वहां पे आप लोगों को हिंदू कम्युनिटी नहीं याद आई, लेकिन जब यहाँ आपको अपनी दुकान चमकानी है तो उसके लिए आपने पूरे पाकिस्तान से उनको इकट्ठा करके और डिप्लोमेटिक एनक्लेव में लाके उनको बिठा दिया। बिल्कुल फखर, ये तो बहुत बार एक तरह का ड्रामा सा भी लगता है और बड़ा अफसोस होता है देखकर, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी मजहब के लोग हो, एक उनको एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो भारत में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। लेकिन हम यही देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। और जब मंदिर बनने की बात हो रही थी तो इतना शोर मचा और अभी तक बिल्कुल सन्नाटा है, वहां पे दोबारा काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन जब ये चीज इन्हें ये पॉइंट उठाना था तो सबके सब आ गए, पहुंच गए, बैठ गए। बल्कि अभी कुछ दिन पहले एक सिख बच्ची को उठा के ले जाया गया था, और उसके लिए मैंने रमेश कुमार सिंह जो यहाँ पर PMLN के मेंबर भी हैं, मैंने उनको फोन किया, मैंने आप आके बात करें और बताएं कि क्या हुआ है। तो वो कहने लगे नहीं नहीं वो बच्ची तो वापस आ गई है, और आपने पूछना है तो आप उसके फादर से पूछे। उसके फादर ने मुझे फोन किया था और कहा कि वो वापस आ गई है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप उनका नंबर मुझे दे दें, तो आज तक उन्होंने मुझे वो नंबर प्रोवाइड नहीं किया है। अब समझ नहीं आती मुझे कि यहाँ पे जो मतलब हम एज अ मुस्लिम
हम उनके लिए आवाज उठाते हैं, हम उनके लिए बात करते हैं, लेकिन वो खुद जिनके लिए हम बात कर रहे हैं वो आगे आने को तैयार नहीं होते। और जब इस तरह का कोई तमाशा करना होता है तो सब जमा हो जाते हैं। और वो भी आपको याद होगा कि जो लेकर खड़े हुए थे एम्बेसी के आगे, वो भी पीटीआई के मेंबर हैं। डॉक्टर उनका नाम शायद रमेश कुमार ही है। डॉक्टर रमेश, ये आप मेरे ख्याल किसी और सिख कम्युनिटी के बंदे की बात कर रही थी पहले जो। बिल्कुल, ये दो हैं, लेकिन ये के पीटीआई के जो मेंबर हैं वो लेकर गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल हमें आवाज उठानी चाहिए अगर भारत कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदुओं पे करे, चाहे मुस्लिम पे या किसी पे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बोल कौन रहा है। हम बात कर रहे हैं जिनके खुद अपनी कंट्री में लोग महफूज नहीं है, जिनके हमें हर दूसरे दिन हम देखते हैं बच्चियां उठाना। तो खैर इन्होंने एक तमाशा ही लगा रखा है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक हिंदू डॉक्टर को सिंध में मारा गया था, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी। उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता है। मैंने कितनी बार कहा हमारे मीडिया में आप कोई बता दें मुझे प्रोमिनेंट टीवी एंकर, जर्नलिस्ट, अखबार में, टीवी में कहीं जहां हमने माइनॉरिटी को आगे आने दिया हो, जहां वो काम कर रहे हो सकता है मुझे ना पता हो, मैं इतनी इंटेलिजेंट या इतनी लायक नहीं हूँ कि मुझे हर चीज का पता हो। अगर मुझे नहीं पता तो मुझे बता दिया जाए। मैंने एजाज गुल साहब से भी पूछा था जो फिल्म क्रिटिक है, और उन्होंने भी यही कहा कि आपको नजर इसलिए नहीं आते क्योंकि हमने आगे आने ही नहीं दिया। लेकिन हाँ, हम दूसरों पे उंगली उठाने के लिए बहुत रेडी रहते हैं, तो हमें उठानी भी चाहिए। एज ए ह्यूमन हमारी नेचर है, हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर भारत कुछ गलत कर रहा है हम जरूर बोलें, लेकिन साथ साथ हम किसी को ये मौका ना दें कि वो हमारे ऊपर उंगली उठा सके। ऐसा तभी होगा जब हम अपने यहाँ जो है हर चीज को ऑर्डर में रखेंगे, हर चीज हमारे यहाँ सही होगी। इसलिए वो जो कुछ भी प्रोटेस्ट हुआ था और वहां गए थे, वो मुझे बिल्कुल बेकार की बात लग रही थी। यानी आप खुद तो आप लोगों को मार रहे हैं, खुद आप लोगों को आगे नहीं आने दे रहे, और वहां पे अगर कुछ हुआ है तो आप किस मुंह से गए हैं? आप पहले अपने आप को तो ठीक करें, फिर बोले ना। अभी हमने एक वाकया बताया है ना जो आप कह रहे हैं जोधपुर का, उसका भारत से कोई उठेगा और हमें 10 वाकये बता देगा, 10 इंसिडेंट हमें बताएगा, कहाँ छुपेंगे हम? कहाँ जाके अपना मुंह छुपाएंगे? कैसे जवाब देंगे? बात तो वही जो इमरान खान साहब पहले आने से पहले कहते थे ना, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, कि जी नून लीग पीपल्स पार्टी को कहती है चोर है, पीपल्स पार्टी उनको कहती है आप चोर हैं, उसके बाद दोनों जाके बैठ जाते हैं लेके दोनों चोर हैं। अब यही बात यहाँ पर हो रही है। हम भारत को कह रहे हैं, भारत हमें कह रहा है, और दोनों मुंह छुपा रहे हैं। और हम ज्यादा मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा नजर आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो है ज्यादा गलतियां नजर आ रही है माइनॉरिटी के हवाले से या किसी भी रिलीजन के हवाले से, जो भारत में हमें कम देखने को मिलती है। वो तो 10 लोग गिना देते हैं, उनके मीडिया में आप भी जाते हैं फखर, मैं भी जाती हूँ, हमें मालूम है हम कितनी बार हमारे साथ मुस्लिम एंकर होते हैं उनके, चाहे किसी भी चैनल पे जाए। यहाँ पे कौन सा एंकर आपको नजर आता है जो नॉन मुस्लिम हो और हमने आगे आने दिया हो? तो बात तो वो तब हम करने के काबिल होंगे जब हम अपने यहाँ सब कुछ सही करेंगे, और ये तभी होगा जब इस बारे में हम बात करेंगे, सिर्फ हम लोगों को बताएंगे कि हम गलत कर रहे हैं, तब होगा। ऐसे प्रोटेस्ट ही चलते रहते हैं, आपको पता है ये सियासी ड्रामा है, होता रहता है। नहीं, बिल्कुल सही है आरजू। हमें बेसिकली मैं अक्सर ट्विटर पे भी अपने कुछ मतलब दोस्तों से मेरी यही बात होती है, मैं कहता हूँ यार ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अगर वो यहाँ पे है, वो दुनिया के किसी मुल्क में भी है। मतलब अक्सर इंडियन दोस्त हमारे कहते होते हैं मीडिया के कि भाई आप लोग चाइना के ऊपर बात नहीं करते कि चाइना में जो और मुस्लिम्स के साथ ज्यादतियां होती हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, उनके ऊपर भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज जितने भी हैं, जितनों को मतलब हमें पता होता है, मैं ये नहीं कहता कि सिंध के हर केस का मुझे पता होता है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जितनों का पता मुझे होता है या खैबर पुख्तनख्वा में होता है, तो यकीन करें मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूं कि बाकायदा उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लूं कि आखिर इशू था क्या। अगर उसका ताल्लुक मतलब इस चीज से हो कि उस इंसान को या जो भी है उसको मतलब जिस तरह फोर्स कन्वर्जन है या फिर मतलब किलिंग है या कुछ किसी और तरह के मसाइल हैं माइनॉरिटीज के हवाले से, तो मैं उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और मतलब 2-3 केसेस ऐसे भी आरजू हुए थे। हमारे दोस्त हैं, बल्कि यहाँ पब्लिक न्यूज में काम करते हैं, हरमीत सिंह, उनके भाई को कत्ल किया गया। तो उसके ऊपर आप भी शायद शो में थी, मैं इत्तेफाक से उस वक्त वो मर्दान के सराउंडिंग में उनको कत्ल किया गया था। तो
मैं उस वक्त मर्दान में था, इत्तेफाक की तक मैं उस वक्त था, खैर मुझे भी कॉल वॉल आई, मैं भी शायद पार्टिसिपेट किया। मैंने उस शो को बाकायदा पूछा, पता किया उस एरिया के अपने मतलब रिपोर्टर से, फिर पेशावर में, फिर मर्दान में, और फिर मैंने मतलब उनके भाई से बात की। तो तकरीबन चौथे पांचवें दिन पता चला कि उनको उनकी फियांसी ने पैसे दे के किसी को, और उसको मतलब शायद पसंद नहीं थे, शादी होने वाली थी उनकी कुछ दिनों में। तो वो मतलब इस तरह के केसेस भी आते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि मैं उसको कर रहा हूं कि जो बेचारों के साथ ज्यादतियां होती है उसको छुपाने के लिए बात करूं। लेकिन इस तरह के भी केसेस होते हैं, और उस तरह के भी होते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है। स्वाति पाठक वाला जिस तरह क्रिश्चियन बेचारा, पहले उसको मारा गया कि आपने घर क्यों यहाँ पे लिया पेशावर में, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, यहाँ पे आप घर नहीं ले सकते, उसको गोलियां मारी, और तकरीबन हफ्ते 10 दिनों के बाद उसकी लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में डेथ हो गई। तो इस तरह के केसेस भाई हैं। अगर इस तरीके से हिंदुस्तान में भी हो रहा है तो हमें और हमारे मीडिया को, जी आप बोलो। एक चीज फखर मैं यहाँ पे सुमित से कहना चाहूंगी कि सुमित आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर से जो है वो ड्रग्स आ रही हैं। यार मैं तो मतलब बहुत, हमें जो बचपन से इंडियन फिल्में देख रही हूँ, इतना भंग के लड्डू और भंग के दूध का गिलास और ये सब करके राजेश खन्ना और अमिताभ गाने गाते रहते थे। हम लोग तो वैसे ही भंग चढ़ा चढ़ा के बैठते थे। और फिर वो बेचारी दीपिका इतनी मासूम थी, उसने एक टेक्स्ट कर दिया माल है, तो मतलब बता तो है कि नहीं यार, पकड़ क्यों नहीं उस बेचारी को? अजीब, आप लोग तमाशे करते हो वैसे। देखो जो अच्छी क्वालिटी की है ना, अच्छी क्वालिटी की जो ड्रग्स है वो आपके बॉर्डर पर आ रही है। हमारे यहाँ उतनी अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स है क्वालिटी हमारे यहाँ भांग के पकोड़े और वो तो सब चीजें उतनी अच्छी क्वालिटी की है नहीं। लेकिन हम ये बात इंडियंस मानते हैं कि पाकिस्तान की जो ड्रग्स है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जबरदस्त। तो इसी वजह से वहां से वो इम्पोर्ट होती है। वो बात अलग है, वो बिना ड्यूटी के इम्पोर्ट होती है और वो छलांग मार के आ जाती है या किसी से छुपा के भेजी जाती है। सही, चलो किसी की ना तारीफ हो गई, सुमित ने तारीफ कर दी, सुमित गद्दार हो गया, सुमित ने पाकिस्तान की तारीफ की। थैंक यू वेरी मच सुमित, एंड थैंक यू वेरी मच आजू के आप लोगों ने शो में शिरकत की, बहुत शुक्रिया। और यकीन करें बहुत बहुत मजा आया सुमित आपके साथ। तो हालांकि कल मेरी और सुमित की बात हो रही थी, लेकिन ये कि बस अपनी अपनी मसरूफियत होती है जिसकी वजह से, हालांकि मैं चाहता हूं कि मतलब इनके साथ कोई शो चले, लाइट मूड में गपशप भी हो जाती है, बातचीत भी इस बहाने हो जाती है, और जो इश्यूज है वो भी डिस्कस हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज आरजू ने भी ज्वाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच सुमित। होपफुली आपसे नेक्स्ट टाइम भी और कोशिश करेंगे कि आरजू और आप दोनों का टाइम अगर हो ऐसा और हम मतलब बैठ सके, क्योंकि मैं आईपीएल पे भी व्यूअर्स सुमित से बात करना चाह रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं देखता तो हूँ, लेकिन शायद उस हिसाब से नहीं देखता जिस तरीके से, फिर उसके ऊपर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मैच में इंटरेस्ट रहता है और बाकी क्रिकेट में मैं ध्यान नहीं देता ज्यादा। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये कि वो मतलब वो नहीं कर। जी जी। एक चीज जानने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ये तो हम भी कह देंगे उनको, और मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है, जो व्यूअर्स हैं फकर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो बाकी जगह नहीं मिलती। यहाँ कोई जहर नहीं घोला जाता, कोई फालतू के झूठ प्रोपागेंडा नहीं होता, अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं, चाहे वो इधर इधर की हो चाहे उधर की हो, चाहे पाकिस्तान की चाहे इंडिया की है। जो बात जेन्युइन होगी वो आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनाई देगी, और यहाँ पे पब्लिक की बात ही करी जाएगी, ना कि किसी प्रोपागेंडा में लगाया जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फकर से बात करना, और साथ ही साथ आरजू भी इसी तरीके से टॉपिक छेड़ती है। उनके भी जो है जो व्यूअर्स हैं वो भी अच्छा से, उनके कमेंट्स में भी उसी तरीके से लोगों को लाइक करते हैं और प्यार देते हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है, जो अपने हमारे फॉलोअर्स हैं, इंडियंस हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो भी फकर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको पॉपुलर करें, ताकि इनकी आवाज सभी आवाम तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया सुमित, एंड थैंक यू वेरी मच आरजू। बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं, होपफुली देखते रहेंगे, क्योंकि बीच में से मैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसमें से थोड़ा सा मैं कर जाता हूँ, बीच में से गैप आ जाता है, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम से जो है ये रेगुलर बेसिस पे ये चीजें चलती रहे, और हम इस तरीके से सुमित हो या हमारे दूसरे इंडियन जो दोस्त हैं
वो हम बैठते रहे और इस तरीके से बात करते रहे, क्योंकि हर चीज का हल जो है वो एट द एंड जो है वो टेबल पे आके होता है। वो बेशक अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत हो, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी का आपस में मिलना हो, वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान या चाइना हो, क्योंकि लड़ाई आप कर लेंगे 10 दिन 20 दिन साल 2 साल, उसके बाद एट द एंड आपको फिर टेबल पे आके और उन मसाइल को हल उसी टेबल पे करना होता है। तो हम भी इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी डिबेट विद फखर यूसुफजई। थैंक यू।